Okay, so let's start with the chapter 1, chemical reactions and equations. ऑब्जर्वेशंस देखो डेली लाइफ में कि कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जब फूड कुक होता है, फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी में, मिल्क जो है हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं समर्स में, और जब हम रेस्पायर करते हैं तो ये सारी जगह पे ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब देखो केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, इसका क्या प्रूफ है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो इन ऑल ऑफ द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज समवॉट चेंज्ड। फूड जो पहले होता है, फूड जो कुक होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, नेचर एंड आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक्टिविटी 1.1 देखो, मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको बर्न करना है और उसके ऐश कलेक्ट करने हैं। बर्न करने का मतलब क्या है, O2 के प्रेजेंस में हीट करना है। ठीक है, हीट या बर्न लिखा तो O2 होता है, मतलब कि मैग्नीशियम को O2 के साथ रिएक्ट कराओ और वो क्लास में कलेक्ट करो उसका प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इसमें ये भी लिखा है कि पहले बर्न करने से पहले उसको रब करो विद सैंड पेपर। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक लेयर बना लेता है, एक रिएक्टिव मेटल है जो एक लेयर बना लेता है ऑक्साइड की उसके ऊपर, जो उसको फर्दर रिएक्ट होने से प्रिवेंट करती है। Magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. ठीक है, नाउ एक्टिविटी 1.2 एंड 1.3 देखो, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, इसका रिजल्ट देखते हैं। फिर 1.3 देखो कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, और ये पूछ रहे हैं कि टच करके बताओ कि टेम्परेचर में क्या चेंज है, ये भी बताते हैं। देखो एक्टिविटी 1.2 में पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये हम अच्छी तरह पढ़ेंगे नीचे जाकर कि कैसे केमिकल इक्वेशन दिखते हैं इन रिएक्शंस की। नाउ पोटेशियम नाइट्रेट इज वाटर सॉल्युबल। इसका क्या मतलब होता है सीधा सीधा कि जो लेड आयोडाइड बना है वो वाटर इनसॉल्युबल है और वो हमारा पीपीटी है। ठीक है, अब हम वो बात करेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है, पीपीटी बोलते हैं उसको, जो सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। एक्टिविटी 1.3 में जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म, जब HCl को रिएक्ट कराया तो व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिमिलरली हाइड्रोजन गैस एंड जिंक नाइट्रेट आर फॉर्म। अगर हम उसको नाइट्रिक एसिड के साथ फॉर्म रिएक्ट कराएंगे और क्या फॉर्म होगा, ZnSO4, मतलब कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, अगर हम उसको H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। और इन सब केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका मतलब है कि हीट इवॉल्व हो रही है, और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है हम आगे चल के पढ़ेंगे, इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और जिसके अंदर हीट अब्जॉर्ब होती है, मतलब कि टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जाता है, उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस। A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae, wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side. The word equation for the above reaction would be, जो 1.1 में हमने पढ़ी अभी, कि मैग्नीशियम को मैंने बताया एयर के साथ रिएक्ट करा या हीट करा बर्न करा जो भी है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड पर अभी हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। Chemical equations can be made more concise and useful if you use chemical formulae instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall the formulae of magnesium oxygen and magnesium oxide, तो हम और ज़्यादा कंसाइज बना सकते हैं इक्वेशन को। वर्ड इक्वेशन से ज़्यादा कंसाइज सिंबल इक्वेशन होगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। The above word equation can be written as Mg plus O2 gives MgO. अब एक नया फैक्टर आता है कि इज द इक्वेशन बैलेंस्ड और इज द इक्वेशन अनबैलेंस्ड और स्केलेटल। अनबैलेंस स्केलेटल एक ही बात होती है, और या फिर वो बैलेंस्ड है। देखते हैं, LHS पे एटम्स लिख लो। Mg का एक एटम है, O2 का एक एटम है, और राइट हैंड साइड पे MgO का एक एटम है।
मतलब 2 और 1 हो गया। रिएक्टेंट्स के तो हमारे पास 2 एटम्स है, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो हमारे एक प्रोडक्ट है उसके एक एटम है। सो दिस इज एन अनबैलेंस इक्वेशन. Such a chemical equation is unbalanced or a skeletal chemical equation for a reaction. The number of atoms of each element remain the same before and after the chemical reaction according to law of conservation of mass. That is, mass can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. Hence, we need to balance our chemical equation. समझ के क्या need है बैलेंस करने की? ऐसे तो अनबैलेंस को अनबैलेंस रहने दे, नहीं वैसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी अगर हम ये करेंगे तो वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वायलेट हो जाएगा, और हमें वायलेट नहीं करना है। तो इसलिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हमें बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी। सीखते हैं। देखो, एक्टिविटी 1.3 पे जब हमने पढ़ा Zn+H2SO4 Zn+SO4+H2, तो इसको वर्ड इक्वेशन तो ये थी, देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे हो जाएगा। अब इसके एटम्स देख लेते हैं। ठीक है, तो Zn का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक है। SO4 का एक है, यहाँ पे भी एक है। H2 दो हैं, और यहाँ मतलब H दो हैं, और यहाँ भी H दो है। SO4 में क्या क्या आता है? सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है। This is a balanced chemical equation. It follows law of conservation of mass and we need not to balance this. Okay, next example. Fe plus H2O. आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो Fe3O4 plus H2 बनेगा। ठीक है, Fe देखो यहाँ एक है, RHS में यानी प्रोडक्ट साइड में 3 है। O देखो एक है, RHS में 4 है। H 2 है, यहाँ 2 है। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। It violates the law of conservation of mass and we need to balance this. Now, how to balance a chemical equation? To balance a chemical equation, first draw boxes. जो भी आपको रिएक्शन है, अभी जो मुझे रिएक्शन पड़ी वही बैलेंस कर लेते हैं। उसके अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, और बॉक्स के अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बाहर आप फैक्टर्स लगा सकते हो। नाउ लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे हम अभी करते आ रहे हैं, देखने के लिए बैलेंस है अनबैलेंस है, कितने एटम्स का फर्क है। तो LHS पे क्या है? 1 3 है, RHS पे 2 2 1 4। ठीक है, नाउ कन्वीनियंट ये होगा कि आप स्टार्ट करो बैलेंसिंग वो कंपाउंड से जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे क्या है? Fe3O4 है, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके? O के। O से स्टार्ट करते हैं। O LHS में 1 है, RHS में 4 है, तो H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी H की चिंता मत करो कि वो अनबैलेंस हो जाएगा कुछ, बस आप O को देखो, 1 एटम एट अ टाइम। ठीक है, कर दिया। बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, बॉक्स के बाहर चेंज हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट एटम उठाते हैं, तो हम H उठा रहे हैं अब। ठीक है, तो H LHS में 8 हो गए, 4 × 8, और RHS में 2 हो गए, तो बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4H2 हो गया। ठीक है, पार्टली बैलेंस इक्वेशन है ये भी, पूरी बैलेंसिंग नहीं है। लास्ट क्या बच गया? Fe देखो, RHS में 3 है और LHS में 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब चेक करो कि क्या ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। Fe देखो 3, ठीक है, यहाँ 3, LHS में H 8, RHS में 8, LHS में 4, RHS में 4। यस, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। नाउ करेक्टनेस तो हमने चेक कर ली, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इस मेथड को इसलिए हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं, क्योंकि हमें बार बार नंबर्स डाल के देखना होता है, मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि कब बैलेंस हो रहा है। राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू राइट द सिंबल्स।
ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंबल सीखो, क्योंकि आपको क्या पता कि उस सबका फिजिकल स्टेट क्या है। पता है, वेल एंड गुड, लिख दो। नहीं पता है, डोंट राइट इट इन द एग्जाम एंड योर मार्क्स वोंट बी डिडक्टेड, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ होती है। और अगर आपने गलत लिख दी तो मार्क्स डिडक्ट ज़रूर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। ठीक है। आप अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे कि एक्वस के लिए ए क्यू, गैसेस के लिए जी, लिक्विड के लिए एल एंड सॉलिड के लिए एस। सब स्मॉल में होते हैं। ये देखो, इस इक्वेशन में एफ ई सॉलिड है, H2O गैस है। गैस का मतलब क्या है कि वो स्टीम में है, स्टीम की फॉर्म में है वाटर। Fe3O4 सॉलिड, H2 गैस। ठीक है, लिखा है देखो, यूजुअली फिजिकल केस आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। नाउ सम स्पेशल कंडीशंस आर आल्सो देयर, कि रिएक्शन तभी होगा जब स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड होगी। अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी टू राइट, जब तक आपसे पूछा ना जाए। तो Cu+2H2 gives CH3OH। इसके अंदर 340 ATM का ये क्या है, ये प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर। नाउ जैसे आपने पास्कल पढ़ी होगी यूनिट प्रेशर की, ATM भी होती है। नाउ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद कर लो अभी, क्योंकि चैप्टर 6 में आपको करनी है। दिस इज ग्लूकोज फॉर्मेशन एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। CO2 plus H2O in the presence of sunlight, chlorophyll gives C6H12O6 plus O2। अब ये याद कर लो कि 6 6 और 6 लिखना है। ठीक है, अब आप बैलेंसिंग खुद से कर लो या याद कर लो, क्योंकि आप याद ही कर लो, क्योंकि आपको बार बार ये यूज करनी होगी चैप्टर 6 के अंदर। तो आप याद करो तो अच्छा, और एक बार बैलेंसिंग खुद से भी आप करके ट्राई कर सकते हो। During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from a mixture or appear from elsewhere. Actually, the chemical reaction involves the breaking and making of bonds between the atoms to produce new substance। सिर्फ ब्रेकिंग होती है और मेकिंग होती है न्यू बॉन्ड्स की। कोई कहीं से एटम्स आ नहीं जाते हैं, कोई कहीं से एटम्स चले नहीं जाते। ओके, तभी वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, चार टाइप्स पढ़नी है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट रिएक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज combination reaction। Okay, so a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। ये सारे रिएक्टेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट है। देखो एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम भी कहते हैं, वो रिएक्ट विद वाटर ऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेट ग्लाइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ ABCDEFGH कुछ भी, कितने भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स, और RHS में एक ही प्रोडक्ट होगा। A solution of slaked lime produced by the reaction is used for whitewashing walls। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3। हमने ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाई, क्विक लाइम से स्लेट लाइम बनाई। अब वो जो स्लेट लाइम है, वो अगर हम बॉल्स पे चढ़ाएं तो वो CO2 के साथ रिएक्ट होगी एयर के, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी जो शाइनी फिनिश देता है आफ्टर 2-3 डेज। एंड मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कितना इजी एग्जांपल है, C+O2 gives CO2। सेकंड देखो कितना इजी है, H2+O2 gives H2O। बैलेंसिंग आपको खुद करनी होगी।
In simple language, we can say that when two or more substances is done. Now, ये देखो exothermic chemical reactions. Reactions in which heat is released. Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. बात की थी और इनके उल्टे क्या होते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है. अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं अब हम. ठीक है, एक्सोथर्मिक का हमने एक एग्जांपल पढ़ा ना ऊपर, Zn plus H2SO4 गैस ZnSO4 plus H2. जो जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 बनेगा और हीट इवॉल्व होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, अदर एग्जांपल्स आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस मतलब मीथेन CH4, उसको O2 के साथ रिएक्ट करेंगे CO2 plus H2O बनेगा. ठीक है, और रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. क्यों? ये इसका वो है पूरी प्रोसेस जो आपको एक्सप्लेन करनी होगी अगर आपके पेपर में आया कि रेस्पिरेशन क्यों एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो समझ जाओ और आसानी से. We all know that we eat food and get energy, right? So we all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simple substances. Digestion के दौरान फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं. राइस, पोटैटोज, ब्रेड contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down into glucose. Okay, these carbohydrates are broken down and they form glucose. Now this glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of the reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6 life processes. ठीक है, देखो वापस आ गया ग्लूकोज नाम. ठीक है, ग्लूकोज प्लस O2 गैस CO2 H2 प्लस एनर्जी हीट रिलीज करती है. एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब हीट भी रिलीज हो रही होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ये देखो ये रिएक्शन आ गई कि ग्लूकोज जब O2 के साथ रिएक्ट होता है हमारे सेल्स में तो CO2 H2O और एनर्जी बनाता है. वो रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करती है कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction. देखो कह रहे 1.1 में जो एक्टिविटी थी हमारी Mg वाली, उसके अंदर हीट इज गिवन आउट along with the formation of MgO single product, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, सेकेंड टाइप decomposition reaction, opposite of combination reaction, a reaction in which a single reactant breaks to form two or more products. ठीक है, उसकी उल्टी है decomposition reaction. एक एक्टिविटी देखो, फेरस सल्फेट लो और उसको हीट करो. ठीक है, उसको बर्न करो तो हमें Fe2O3 SO2 और SO3 मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड. In this reaction, you can observe that single reactant breaks down to get simple products. तो ये एक टाइप की decomposition reaction है. This decomposition reaction, ferrous sulfate crystals lose water when heated and the color of the crystals changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called quicklime or slaked lime. Quicklime or lime. It has various uses in the industry and calcium, it has many uses. One is manufacture of cement. ये देखो CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है. लाइमस्टोन कहते हैं इसको, मार्बल कहते हैं इसको, है ना, वाइट वॉशिंग में यूज होता है और ये क्विक लाइम बनाता है ना. अनदर एग्जांपल देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का. थर्मल डीकम्पोजिशन. क्यों थर्मल? क्योंकि हीट यूज होगी इसमें.
वो रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट यूज हो टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड thermal decomposition reaction. Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube and hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over the flame as shown. What do you observe? Note down the changes, if any. You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide NO2. The reaction taking place is, देखो PbNO3 को लेड नाइट्रेट को जब हीट कराया तो PbO NO2 और O2 बनेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स देता है। नाउ हम थोड़े और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो हमने एक प्लास्टिक मग लिया, ठीक है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड पे हमने हाइड्रोजन लिया, एक पे हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ठीक है, एनोड और कैथोड, और हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। एक जगह हाइड्रोजन आएगा और एक जगह ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखो। Is the volume of gas collected the same in both the test tubes? No. जहाँ भी ऑक्सीजन जाएगा वो हाइड्रोजन के हाफ होगा, मतलब हाइड्रोजन हमेशा डबल अमाउंट में बनेगा। बैलेंसिंग करते हुए हमने देखा था ना, 2H2O प्लस 2H2O को हीट जब हम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो 2H2 प्लस O2 बनेगा, तो हमेशा H2 डबल अमाउंट होगा O2 से, ठीक है। नाउ once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Now, which gas is present in each test tube? ये देखना है, देखो ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन जो होगी वो कहाँ होगी, एनोड पे, और कैथोड पे हाइड्रोजन, क्योंकि एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, तो ऑक्सीजन हमेशा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे, और कैथोड क्योंकि नेगेटिव है तो वहां हाइड्रोजन जाएगा। अब ये कह रहे थे कि जो माउथ है टेस्ट ट्यूब्स का, उनके पास बर्निंग कैंडल लेके आओ, ठीक है, कह रहे हैं ना, बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में वो एक्सटिंग्विश कर देगा, है ना, और हाइड्रोजन के केस में पॉप साउंड आएगी। Take about 2 grams of silver chloride in a china dish. What is its color? ठीक है, देखो ये सिंपल सा है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इसको, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो AgCl को जब सनलाइट में रखेंगे Ag plus Cl2 बनेगा। You will observe that silver chloride जो है, सिल्वर क्लोराइड जो होगा, सिल्वर होता है जो, वो सिल्वर के अंदर चेंज हो जाएगा, दैट इज इट टर्न्स ग्रे इन द सनलाइट, एंड वो सिल्वर नहीं होता है, इट इज एक्चुअली वाइट। So you will see that white silver chloride turns grey in the sunlight. एक देखो एग्जांपल है, ये एक्टिविटी दी हुई है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है एनसीईआरटी में। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डालो एंड मिक्स करो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर palm. What do you observe? What do you feel? Is it an exothermic or endothermic? ये पहला एग्जांपल आया है एंडोथर्मिक का आपके अभी तक, ठीक है। BaOH2 NH4Cl gives BaCl2 plus NH4OH. As the bottom of the test tube becomes cool, hence you conclude that the reaction is endothermic and it absorbs heat from its environment to complete the reaction. Next, third हमारे पास आ रही है टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? It is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज है, तो अब ऐसे याद कर लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेज गोल्ड, ठीक है। इन सब के सिंबल्स आपको याद हो जाएंगे इसकी मदद से। और ये देखो ऊपर जो होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे और नीचे लीस्ट रिएक्टिव, तो बेसिकली रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं।
Take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tubes marked A and B. In each test tube, take about 10 ml of copper sulfate. वो blue color का होता है. CuSO4. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tubes A and B. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. आयरन नेल का फर्क देखो, जो हमने निकाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और जो एक्चुअली था. ठीक है, अब ये देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब है और ये जिसके अंदर आयरन नेल्स थी. ठीक है, why does the iron nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fade? Let us see. क्योंकि Fe react हुआ CuSO4 के साथ, क्योंकि FeSO4 plus Cu, right? Fe has displaced copper from its salt. Now in or compound. In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from the copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ठीक है, तो कलर क्यों चेंज हुआ कॉपर सल्फेट का? क्योंकि Fe ने उसको उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, लेट अस सी नाउ अदर एग्जांपल्स. Zn plus CuSO4 is ZnSO4 plus Cu. कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट. ठीक है, Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. Zinc and lead are more reactive elements than copper, so they displace the copper from its compound. फोर टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. AX plus BY gives BX plus AY. ठीक है, तो A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, B ने A को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, reaction in which ions are exchanged between reactants to form more stable compounds. AX और BY से ज्यादा स्टेबल BX और AY होंगे. इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स आयंस. एग्जाम्पल क्या है ये देखो, Na2SO4 BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl. यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है. एक्सचेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, सोडियम सल्फेट लेंगे और बैरियम क्लोराइड लेंगे. अभी हमने पढ़ा ना सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, यही है रिएक्शन जो यहाँ हो रही है एक्टिविटी 1.10. You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. ठीक है, आपको एक white कलर का precipitate insoluble substance मिलेगा जिसको हम precipitate कहते हैं. ठीक है, any reaction produces a precipitate can be called a precipitation reaction. ठीक है जी, इसके अंदर प्रेसिपिटेट क्या होगा BaSO4. What causes this? The white precipitate BaSO4 is formed by the reaction of SO4 minus and Ba2 plus. The other product form is sodium chloride which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. Now where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide, वो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये PbI2 एक PPT थी बताया था येलो कलर की हुई. Is this also double displacement reaction? Yes, this is a double displacement reaction. My mistake, मैंने यहाँ गलती से लिख सकती हूँ, एड आएगा products reactants. नाउ दो टाइप और हैं रिएक्शन के. हमने चार बेसिक जो टाइप्स थे वो तो पढ़ लिए और हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ ली. अब हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़नी है.
ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस ड्यूरिंग reaction is known as oxidation. Reduction is addition of hydrogen or removal of oxygen from a substance during a reaction. तो basically एक दूसरे के opposite हैं. ठीक है. Now एक examples देख लेते हैं इनके थोड़े. CuO कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो Cu2 कॉपर प्लस H2O बनता है. तो देखो यहाँ H2 ने H2O में कन्वर्ट होगा H2 तो ऑक्सीजन उसने गेन कर लिया. इसका मतलब ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ये देखो CuO Cu2 में कन्वर्ट हो गया तो ये एक कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन. वो रिएक्शन जिसमें अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस. दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. मैं लिखती हूँ. This is, please don't mind my writing. I'm using the laptop. Okay, so this is redox. Redox reaction. Reduction and oxidation simultaneously. Now see here. CuO से Cu2 गया तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ. क्या हो गया ये? रिडक्शन. H2 से H2O ऑक्सीडेशन. यहाँ देखो ZnO से Zn रिडक्शन. C से CO ऑक्सीडेशन. ना देखो जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होती है Cu+O2 हीट करके CuO ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. एक्टिविटी है एक. हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर ऑडियो ऑक्साइड. जब हम हीट करेंगे तो the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? Because of oxidation. Okay, this is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. If hydrogen gas is passed over the heated material, black material, CuO, the black coating turns brown. As a reverse reaction takes place. ठीक है, ये देखो CuO को H2 के अंदर रिएक्ट करेंगे तो Cu प्लस H2 हो जाएगा. रिवर्स हो जाएगा और Cu इज ब्राउन इन कलर. नाउ done. हाँ, substance reduced is oxidizing agent and substance oxidizes reducing agent. ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है कि वो जो हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में दूसरे सब्सटेंस को इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो खुद क्या होगा? रिड्यूस है ना. तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज देगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड is reducing agent. Substance oxidized is reducing agent. Second last है क्या ये? हाँ, सेकेंड लास्ट थी हमारी ये स्लाइड. अब लास्ट स्लाइड पे आते हैं. इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन जब होती है उसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं. तो वो होंगे कोरोजन और रैंसिडिटी. एक्चुअली इफेक्ट्स नहीं, डिफेक्ट्स ही बोलो क्योंकि ये कोई फायदेमंद चीज़ें नहीं होती हैं. एक होती है कोरोजन और एक होती है रैंसिडिटी. आप इनको प्रिवेंट ही करना चाहोगे. When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. जब भी मेटल को अटैक करेंगी सब्सटेंसेस जैसे कि मॉइस्चर, एसिड्स वगैरह, वो कोरोड हो जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. एग्जांपल देख लो. आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. यही चीज रस्टिंग हमने देखी थी CuSO4 वाली एक्टिविटी में, जो आयरन नेल का कलर चेंज हो गया था. क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू रस्टिंग. द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर and the green coating on copper are other examples of corrosion.
रस्टिंग सिर्फ आयरन के केस में कहते हैं, ओके, कोरोजन को। Now corrosion causes damage to the car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all the objects made up of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. So corrosion, effect नहीं, defect है. Rancidity देखो, ये भी defect है. When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to food containing fats and oil. Keeping food in airtight containers help to slow down the oxidation. हम कहते हैं ना कि सिल गया, कोई चीज़ सिल गई. So that is जब आप चिप्स खाते हो, आप अगर पूरा पैकेट नहीं खाते तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखना प्रेफर करते हो कि वो रैंसिड ना हो जाए, ओके, रैंसिडिटी प्रोसेस ना हो जाए. देखो एग्जांपल, bags of chips are flushed with nitrogen as nitrogen provides an inert environment and prevents oxygen from reacting with chips and making them rancid. ये दोनों ही ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के जो है एस्पेक्ट्स हैं, ऑक्सीडेशन के डिफेक्ट्स हैं, ओके. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. वन शॉट वीडियो थी, सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और मैं ये सारे नोट्स एक लिंक के थ्रू डालने की कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ऐसा कोई बाहर की चीज़ नहीं है. सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड future videos के लिए please subscribe to my channel. Thank you.